कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए दलीलें वकीलों ने नहीं रखी। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद मात्र 7 मिनट की एक स्टेटमेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सारे केस को ध्वस्त कर दिया। वो मात्र 7 मिनट के लिए बोले, लेकिन उस 7 मिनट में ईडी का केस कितना निराधार है, कितना बेबुनियाद है, बिना किसी कारण के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठाया गया है, ये मात्र 7 मिनट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के सामने रख दिया। क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग बंद कमरे के अंदर होती है, जो वकील वहां पे मौजूद थे, जो जज वहां पे मौजूद थी, जो मीडिया वाले वहां पे मौजूद थे, उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल जी की इस बात को सुना, लेकिन पूरा देश और पूरी दुनिया अरविंद केजरीवाल जी की बात को सुन सके, इसलिए जो स्टेटमेंट उन्होंने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा, उसको मैं आप सभी लोगों के बीच में पढ़ के सुना रही हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने ये कहा, यह केस पिछले 1.25 साल से चल रहा है। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई का पहला केस फाइल हुआ था और 22 अगस्त 2022 को ईसीआईआर फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी तक करार दिया है और ना ही मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुआ है और ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगे हैं। अभी तक इस केस में सीबीआई ने 31,000 पेज कोर्ट में फाइल किए हैं और 294 विटनेस को एग्जामिन किया है। ईडी लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेज फाइल कर चुकी है। इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरा नाम सीधे सीधे सिर्फ 4 स्टेटमेंट में आता है, उसे मैं आपके सामने रखने की इजाजत चाहता हूं। मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले हैं सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने ये बयान दिया कि एक दिन वो मेरे घर में मेरी मौजूदगी में उन्हें मनीष सिसोदिया जी ने कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट हैंडओवर किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर में ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वो आपस में खुसुर पुसुर करते हैं और डॉक्यूमेंट भी एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कि कौन किसको क्या दे रहा है? क्या ये एक बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी MSR, ये जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले मुझे ईमेल लिखी थी, मैं एक सांसद हूं और मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। मेरे ऑफिस से उन्हें 10 दिन बाद के मिलने का समय दिया गया। वो 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। हमने कहा कि ज़मीन हमारे अंडर नहीं आती है, LG साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं LG को ये चिट्ठी पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल जी से मिले थे? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मिला और मैं केजरीवाल जी से अपनी फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए गया था। ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में जिक्र है। 5 महीने के बाद 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद वो अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो फिर वो टूट जाते हैं। 16 जुलाई
उनके पिताजी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। 16 जुलाई को वो अपना बयान बदल लेते हैं और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। बयान पर बयान हो रहे थे जब तक वो अपना बयान मेरे खिलाफ नहीं दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया, बेटा भी छूट गया और बयान होने भी बंद हो गए और 3 अक्टूबर को माफीनामा भी हो गया। मिशन कामयाब हो गया। इसका मतलब ईडी का मकसद केवल और केवल मुझे फंसाना था। सेक्शन 50 में एमएसआर के 3 स्टेटमेंट हुए, तीनों बराबर हैं। इनमें से एक एक स्टेटमेंट को ही तवज्जो क्यों दी गई? क्या जांच की गई कि इनमें से एक सही है और बाकी 2 गलत हैं? जो 25,000 पेज ईडी ने फाइल किए, उन 25,000 पेज में जो केजरीवाल के खिलाफ वाला स्टेटमेंट है, सिर्फ उसको लगाया गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स दबा दिए गए। आखिर ऐसा क्यों है? कोर्ट के सामने तीनों स्टेटमेंट लाने चाहिए थे ताकि कोर्ट डिसाइड कर सके कि सच्चाई आखिरकार क्या है। तीसरा स्टेटमेंट है उनके बेटे का, राघव मगुंटा। राघव मगुंटा को 16 सितंबर को उसके घर पर रेड होती है और उसका बयान लिया जाता है। 10 फरवरी को उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उसके 5 बयान लिए जाते हैं। उसमें वो यही बोलता है जो उसने पहले बोला है। 5 महीने तक वो जेल में रहता है। उसके बाद 16 जुलाई को जब पिताजी बयान बदल देते हैं तो 18 जुलाई को उसको छोड़ दिया जाता है। उनके 7 बयान हुए जिसमें से 6 में वो मेरे खिलाफ नहीं बोले। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार का पैसा ईडी के पास आता है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ईडी के पास आता है, तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे इस भ्रष्टाचार के पैसे को और इस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को देश के गरीबों में बांटने का। उन्होंने कहा कि अगर मैं फिर से प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं कोई ना कोई कानूनी रास्ता इसका निकालूंगा। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूं, ईडी के रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अक्यूज्ड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास चंदे के रूप में आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में आया है। जो पैसा ईडी के पास आया है उसको तो देश की जनता में बांटने के लिए आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन इन सारे आरोपियों का, ये सारे मनी लॉन्डर्ड पैसे का सबसे बड़ा फायदा, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी रही है। तो अगर आप इन भ्रष्ट कंपनियों का पैसा, इन मनी लॉन्ड्रिंग कर रही कंपनियों का पैसा देश की जनता में बांटना चाहते हैं, जनहित में बांटना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि जो 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर आईटी की रेड हुई, जिन पर सीबीआई की रेड हुई, जिन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड हुई और जिन्होंने 2741 करोड़ रुपए का